हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के एक विषय प्रतिरोध के बारे में। क्या है प्रतिरोध, क्या कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, इसको कैसे मापा जाता है, इसे किससे दर्शाया जाता है, कैसे इसे ज्ञात किया जाता है, हर एक चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओम के नियम से। ओम जी एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया। सबसे पहले तो इन्होंने कुछ स्थितियां बताई कि कोई तार है उसमें कुछ स्थितियां हैं जब वो एक समान रहें, जैसे उसकी कुछ भौतिक स्थितियां जैसे तापमान, ये स्थितियां जब समान रहें, ऐसी सिचुएशन में जब उस तार के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी तार है, उसके अंदर हम आई जिससे विद्युत धारा को दर्शाया जाता है, आई मात्रा में विद्युत धारा को हम उसके अंदर से प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे में उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V है, आई विद्युत धारा और V विभवांतर। तो यदि उस तार के अंदर जो टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तापमान यदि सही है, उसके अन्य जो भौतिक स्थितियां जिन पर ये ओम का नियम निर्भर करता है, वो सारी स्थितियां अगर समान है तो ऐसी सिचुएशन में जो V है वो I के समानुपाती होगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि V = IR। अब यहाँ तक तो बात V और I की थी, ये R कहाँ से आ गया। जब हम इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है जिसे कहते हैं R यानी प्रतिरोध। यहीं से उत्पन्न होती है प्रतिरोध की कहानी। अब देखिए ये प्रतिरोध होता है क्या और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो प्रतिरोध जो है वो किन किन पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जो चालक तार है, जिस तार के अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, उस तार की लंबाई कितनी है। यदि तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध, हम सामान्य रूप से जानते हैं कि प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट, और यहाँ भी उसका यही अर्थ है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में आने वाली रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से दर्शाया जाता है और इसे मापा जाता है ओम के अंदर। ओम के अंदर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओम जी ने ही नियम दिया था जिसके कारण इस R की उत्पत्ति हुई है, तो उनके सम्मान में इसका जो मात्रक है वो भी ओम ही रखा गया है। हाँ, तो हम थे कि ये जो R है यानी प्रतिरोध है, ये जो रुकावट है, ये किन किन पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी चालक तार की लंबाई। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी विद्युत धारा के मार्ग में, उतनी ही ज़्यादा रुकावटें आएंगी। ये एक सामान्य बात है। तो इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि जो चालक तार है उसकी जो लंबाई है उस पर ही पहला तो वही कारक है जिस पर जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा कारक है जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब ये क्या है, जब हम तार को ऐसे काट देते हैं तो वो ऐसे अगर उसके बाद हम उसको देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखाई देता है। उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उस पर भी निर्भर करता है कि जो चालक तार है उसके अंदर प्रतिरोध कितना होगा। क्योंकि वो उसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी मोटाई है। यदि मोटाई अधिक होगी या मोटाई कम होगी तो इसके कारण जो प्रतिरोध है वो भी कम ज़्यादा होगा, उसमें भी बदलाव होंगे। तो ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये जो या यूँ कहेंगे जो तार की मोटाई है, वो है दूसरा कारक है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद बात आती है तीसरा कारक। तीसरा कारक है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है वो है चालक तार किस पदार्थ का बना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनसे विद्युत धारा बड़ी ही आसानी से जा सकती है या जो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत के कम सुचालक होते हैं। तो पदार्थों के कारण भी जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई पदार्थ है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, मतलब आराम से विद्युत धारा उसमें से गुजरेगी। अगर विद्युत धारा आराम से गुजर रही है तो मतलब रुकावट कम है यानी प्रतिरोध कम है। तो इस कारण जो चालक तार है वो जिस पदार्थ से बना है वो पदार्थ भी एक तीसरा कारक है जिस पर जो प्रतिरोध है तार का वो निर्भर करता है। अब बात आती है कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि किसी चालक तार में एक ही प्रतिरोध हो, बहुत से प्रतिरोध होते हैं और होते नहीं बल्कि लगाए भी जाते हैं। आर्टिफिशियल रूप से भी प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सिचुएशन में विद्युत धारा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि जहाँ से हम विद्युत धारा ले रहे हैं वहाँ पर अधिक विद्युत धारा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बीच में प्रतिरोध लगाकर उसका जो विद्युत धारा आ रही है उसका मान कम किया जाता है। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि कई बार जो है हमें प्रतिरोध के मान का आइडिया नहीं लगता, क्योंकि बहुत से प्रतिरोध हो जाते हैं तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि ये भी अलग अलग होता है। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी जब हम जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोध है तो पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो हमने धन टर्मिनल से जोड़ दिया। उसके बाद जो पहला प्रतिरोध है उसका जो अंतिम सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया, और फिर दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर जो तीसरा प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमने उन सभी को एक श्रेणी में लगाया है। तो ये होता है श्रेणी क्रम। इसमें जो कुल प्रतिरोध आता है वो
सबसे बड़ा जो प्रतिरोध है उससे भी अधिक आता है। और उसके बाद दूसरा क्रम होता है समांतरीकरण, जिसमें हम समांतर रूप से प्रतिरोधों को रखकर उन सभी के जो अंतिम स्टार्टिंग के सिरे और अंतिम सिरे एक साथ जोड़कर हम धन और ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। इस सिचुएशन में जो उनका कुल प्रतिरोध है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। तो इसके लिए जो है अलग अलग जो सूत्र बनाए गए हैं, अगर हम सूत्रों के डीप में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि वो सूत्र क्या क्या है। पहला है जब समांतर रूप से हम प्रतिरोधों को लगाते हैं तब किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो सूत्र है 1/r = 1/r + 1/r2 + 1/r3, यानी जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम को जोड़कर जब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। उसके बाद दूसरा है कि जब हम श्रेणी क्रम में, जब हमने बताया था ना कि एक साथ जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को लगाते हैं तब हम कुल प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करें। उस सिचुएशन में जो कुल प्रतिरोध है वो काफी आसान हो जाता है। उसमें बहुत ही आसान है कि जो टोटल R होता है, कुल प्रतिरोध होता है, वो होता है R1 + R2 + R3, यानी सीधे से उन सभी को जोड़ देते हैं और उनका जो कुल योग आता है वही होता है कुल प्रतिरोध। तो हमने इसमें जाना है कि प्रतिरोध क्या होता है, कहाँ से वो आया और किन किन कारकों पर वो निर्भर करता है, और साथ ही हमने ये भी जाना है कि अलग अलग जब श्रेणी क्रमों में उन्हें लगाया जाता है, जैसे श्रेणी और समांतर में, तो किस प्रकार हम प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।